एफईटी के बारे में बात किया, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली कम है। ठीक है। हम्म। ओपैम क्वेश्चंस है इससे, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है। और अगर आप लोगों ने सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन किया, अब तो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, अगर उसका प्रिपरेशन किया हुआ है तो सफिशिएंट है वो। ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे इस एग्जाम्स में, जम्मू कश्मीर पीएससी एग्जाम्स में, लेवल ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटिवली लोअर है। कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। ओपैम के बाद ऑसिलेटर भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में। हम्म। इसके बाद एक टॉपिक है, हम देख लेंगे उसको। आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, एनालॉग मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड लास्ट वन इज पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। एंड इनके कुछ रिसीवर सर्किट के बारे में बात किया हुआ है। इससे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कम है रिलेटिवली। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर मैंने किसी टॉपिक से पाया है तो वो ये है और ये। ऑसिलेटर में बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पूछा हुआ है, 21 टाइप का ऑसिलेटर है और इसका किसका एप्लीकेशन है। और एक जगह पे सिलेबस में इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्लियर होता है क्या? पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। मेरा नाम नाम जानने का जरूरत नहीं है। मेरा गेट का रैंक क्या था, मैं किस ब्रांच से हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियर हूँ या फिजिसिस्ट हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी जानते हैं सर। हाँ। सर जी हम आपके स्टूडेंट ऑलरेडी हैं मेंशन इसमें। है सर। नहीं, फिर से कहिए, आवाज गूंज रही है थोड़ी सी। सर जी मैं आपका स्टूडेंट हूँ कैरियर यूनिवर्सिटी 2019 बैच का, तो आपसे मैंने पढ़ा है, तो हाँ मैं हाँ, बहुत ज्यादा जानता हूँ। आप जानते हो ना बेटा, आप मेरे से पढ़ चुके हो। बट मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, क्लास के एंड में डिस्कशन कर लेंगे। ओके बट ऑलराइट सर। सर। मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या करना उससे मतलब। पढ़ो ना यार चुपचाप। अब मैं 10 मिनट समझाऊंगा कि मेरा नाम गुलशन है, मेरा गेट रैंक XYZ था, फिर मैं IIT इससे हूँ, ये NITU से हूँ, या ISC बैंगलोर से हूँ। क्या मतलब? पढ़ाता कैसा हूँ इससे मतलब, चाहे मैं 12th पास ही क्यों ना हूँ यार, फिर क्या फर्क पड़ेगा उससे। राइट। हालांकि कहना बड़ा गलत है। टीचर को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास। बस इतना जान लो, मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब लगभग लगभग 13.5 ईयर्स होने को है। ये लिख देता हूं, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। अनुभव, एक्सपीरियंस। कुछ महीनों में 14 हो जाएगा, तो जितना हुआ है वो सही है। अच्छा, ईयर्स ना, वो ईयर्स लिखना पड़ेगा। 60। मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। यस सर। हम्म। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर। यस सर। तो आप सोच लो मैं कितनी क्लास लेता हूँ, बाद में बताऊंगा। बेहतर ये है हम कंटिन्यू करें। ठीक है। और कई बार ये थॉट रहता है, मुझे लगता है कि ये वाला बताना बहुत जरूरी हो जाता है, कई बार मैं बताता नहीं। बट होता क्या बेटा, देखो, हर टाइप का स्टूडेंट होता है क्लास में। कुछ स्टूडेंट चाहता है कि सर के बारे में पहले जाने, फिर हम चेक करेंगे वो कैसे पढ़ाते हैं करके। और कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, हमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास है, हम जानना है हमें सब्जेक्ट के बारे में। तो हर टाइप का स्टूडेंट क्लास में बैठा है और सबको लेकर चलना है, वही टीचिंग एबिलिटी है। तो IIT कानपुर से मेरा एमटेक है और मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ। बीटेक कहना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मेरी डिग्री में BE लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियर लिखा हुआ है।
या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, बीटेक नहीं लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, तो मेरी जो डिग्री मिली हुई है मुझे वो बीई की मिली हुई है, और मैं बीआईटी से हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ से हूँ। रायपुर जानते होगे, स्टेट कैपिटल, तो वहां से बिलोंग करता हूँ। और अगर बहुत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं फिर अपने स्टेट को ऐसे मॉडिफाई नहीं करता कि मैं वहां से हूँ जहां से नक्सलाइट है। नक्सलाइट के नाम पे हमारा स्टेट बहुत फेमस है, बट आप उसको भूल जाओ, मैं अपने स्टेट को कैसे बदनाम कर दूं, मैं वहीं पे हूँ। तो मेरे को उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं हाँ स्टेट से हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट करने से बेहतर मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है। ओके सर। तो हाँ ठीक है, हम सब इंडियन है, खत्म हो गया अभी। हम सब भारतीय एक है, बचपन में तो हमने पढ़ाया था हमारे टीचरों ने, तो हम उसको फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। और फिर मेरा एमटेक है आईआईटी कानपुर से, 2011 में एडमिशन लिया था, 2013 में पास आउट था। बस अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। काफी है सर। हाँ, कई बार रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि रैंक क्या था, रैंक क्या था। रैंक 101 था जब मैं एडमिशन लिया था कानपुर में, और जब एक साल हो गया था एमटेक को, तब 46 रैंक आया था। अब आपको ये रैंक खराब लग सकता है, अच्छा लग सकता है, एवरेज लग सकता है, याद रख लेना मैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं गेट फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तब आपको शायद तक ठीक लगेगा, हाँ हाँ अच्छा रैंक है, अच्छा रैंक है। अब कंटिन्यू करें। यस सर, कंटिन्यू। इसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब लॉजिक गेट का डिस्कशन किया हुआ है, प्लस दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, आपके सिलेबस में ना स्पेलिंग एरर बहुत है। आपका सिलेबस में देख रहा था, तो जिसने भी वो सिलेबस बनाया है ना, उसमें स्पेलिंग एरर हेक्साडेसिमल में हेक्सडेसिमल लिख दिया हुआ है, बाइनरी में स्पेलिंग गलत है बाइनरी की। तो ये टॉपिक्स है प्रोमिनेंटली आपके सिलेबस में, इन्हें ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। अब मैं ये कह देता हूं कि यार पूरा जीरो नॉलेज तो नहीं होगा, कुछ तो जरूर आता होगा आप लोग को। ऐसा मत कहना आपकी सर कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक्स हम करते चले साथ साथ। और याद रखना, अब पहली क्लास में मैं जादू नहीं कर सकता, पहली क्लासेस में आप सब कुछ समझा दो सर, ऐसा मैं नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी नॉलेज गेन करोगे तो भी लगेगा अभी भी कम आता है, अभी भी कम आता है, और ये कम आता ही एक वजह है कि हमें और सीखना चाहिए करके। अदरवाइज साइंस इतना आगे तक कैसे जाता है, क्योंकि साइंस इस बात को जानता है कि अभी तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो सफिशिएंट नहीं है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। समझ में आ गया बात। यस सर। साइंस आगे क्यों बढ़ रहा है, हर दिन साइंस आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि साइंस को इस बात का एहसास है कि अभी भी पूरी तरह साइंस कंप्लीटली एक्वायर नहीं किया हम लोगों ने। हो गया। ओके सर। इसीलिए देखना, जब एस्ट्रोफिजिक्स वाले बात करते हैं तो वो कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स उतना ही हम जान पाए हैं, और ये भी नहीं पता कि कितना है करके। तो अगर आप ये थॉट लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा, एग्जाम देने में बड़ा मजा आएगा। आप एग्जाम इसलिए दे रहे हो ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, जो आप पढ़ चुके हो उसको आप वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओ, ये ठीक रहेगा। सर मैं एग्जाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को 100 में से 80 नंबर चाहिए। हाँ, तो फिर एग्जाम देने का क्या मतलब है फिर? आपको पढ़ाई इसलिए दी जा रही है ताकि एक अच्छे इंसान बने, आप सिविलाइज्ड हो पाए, और जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी आप, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश जो भी आप पढ़े हो, आप डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर पाओ, सीख पाओ। देखना इंजीनियर्स लोगों को कहते हैं बड़े जुगाड़ू होते हैं उन लोग। जुगाड़ू वाला मतलब जानते हो, मेक शिफ्ट एक वर्ड होता है, मेक शिफ्ट इंग्लिश में होता है, और जुगाड़ू वाला जो वर्ड होता है वो हिंदी में होता है। तो देखना, जितने क्रिएटिव लोग हैं ना वो इंजीनियर्स लोग होते हैं, सेकंड नंबर पे फिजिसिस्ट लोग आते हैं। क्योंकि इंजीनियर्स लोग जो भी पढ़ते हैं ना उसको वो अप्लाई करना अच्छे से जानते हैं। लाइफ के हैक्स करके पढ़ते नहीं हम लोग, वीडियोस देखते होंगे लाइफ के हैक्स ये है एक्स वाई जेड करके, जनरली वो इंजीनियर्स की दिन होती है। जितने भी आप डिवाइसेस देखते हो आसपास, नो डाउट उसमें फिजिसिस्ट, केमिस्ट और मटेरियल साइंस और एक्स वाई जेड लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले नाम जो लिया जाता है वो इंजीनियर्स का लिया जाता है। हो गया। डन सर। देखो आप नेगेटिव मत लेना, सर हम फिजिक्स वाले हैं तो क्या करें। फिजिक्स से ही हमारी है, मतलब हमारी बिसात जो भी है, जितने इंजीनियर्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, हम तो आप ही के फील्ड से आए हैं।
हमको सेग्रीगेट अलग इसलिए कर दिया क्योंकि हम जो भी मैथ्स पढ़ेंगे हम ट्राई करेंगे हम उसको रियल जिंदगी में, नहीं तो फिर फोन की दुनिया में, स्मार्ट बोर्ड की दुनिया में, या तो हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की दुनिया में, लैपलास ट्रांसफॉर्म की दुनिया में। जैसे आप लोग सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं अपने सब्जेक्ट में, यही अंतर है। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ते होगे, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन का शायद एप्लीकेशन ना पढ़ा हो। जैसे डिफरेंस, ये कुछ बातें हैं जो हाईली अनसर्टेन हो सकती है। कहने से पहले मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ, कंसिडरिंग टर्म्स एंड कंडीशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ते हैं, हम लोग भी पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ते हैं। बट जब मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों पढ़ा आपने, तो कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों ना हो या फिजिसिस्ट क्यों ना हो, याद रख लेना सर की बात है इसलिए है क्योंकि वो नॉर्मलाइज करके बात कर रहे हैं। तो आप फिजिक्स वालों से पूछ लो, इंजीनियर्स लोग से पूछ लो, सर वो पढ़ाया गया था इसलिए पढ़ते हैं हम। वो ट्रांजिएंट फेज है एक्चुअली, और वो पीआई जो पढ़ रहे हो वो आपका स्टेडी स्टेट फेज है। तो बाद में समझ में आता है अच्छा अच्छा इसलिए पढ़ा है हम लोगों ने। सब लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो पीछे क्यों हट जाते हैं हम लोग। तो याद रख लेना आप पढ़ इसलिए रहे हो ताकि कल की तारीख में अगर इन सारी जानकारियों का अप्लाई करने की नौबत आए या जरूरत पड़े तो हम अप्लाई कर पाए। अब ठीक है। ठीक है सर। और ना आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो भाई मैं उसको नहीं समझा सकता, आप तीन चार लोगों से इंप्रेस होना बंद कर दो। तुक्का है उनकी जिंदगी में, इसलिए इतना फेम मिल गया, इसलिए इतना पैसा मिल गया। और आप जानते हो कि हम सब लोग आई गेस मिडिल क्लास फैमिली, एक बैंड होता है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, यही वाला एक रेंज होगा। मैं भी उसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे बहुत ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैंड मान लेते हैं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का, हम उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारी फैमिली की जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि बेटा रेस्पेक्ट के साथ पैसे अर्न करोगे तो बेहतर रहेगा, है ना। हाँ सर। हाँ, तो हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं, देखो चाय बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं लोग, तो उस कैटेगरी में मेरे को नहीं जाना है। हाँ हो सकता है आप रेस्पेक्टेबल जॉब अर्न कर रहे होगे, बट मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाती है ताकि कल की तारीख में जब वो पैसे अर्न करके आए, फैमिली को सरवाइव कराए, लाइवलीवुड अर्न करे। एंडीवेयर का मतलब ये होता है अर्न योर लाइवलीवुड, जिसमें कैरियर एंडीवेयर लिखा है ना। तो करियर एंडीवेयर या कैरियर एंडीवेयर, कैरियर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसकी बहुत हैबिट हो चुकी है। एनालॉग मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि कैरियर वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा था मैं। तो ना उसकी हैबिट हो चुकी है। तो अर्न योर लाइवलीहुड विथ रेस्पेक्टेबल इनकम और हैविंग रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है मैन और ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल्स इंक्लूडिंग विमेन मैन सब। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम पैसे अर्न करेंगे तो रेस्पेक्ट के साथ अर्न करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो रेस्पेक्ट के साथ जब भी पैसे अर्न करने की बात आएगी तो वो हमेशा एजुकेशन फील्ड की तरफ पहले पॉइंट आउट करेगा। तो आप तीन चार लोगों से इंप्रेस होना बंद कर दो, आप अब्दुल कलाम साहब से इंप्रेस हो जाओ, मेरे को वही लगता है बेस्ट। या तो आप स्वामी विवेकानंद जी से इंप्रेस हो जाओ। बाकी जो नए नए चुन्नू मुन्नू आ रहे हैं उनसे इंप्रेस होकर अगर आप फील्ड को डिविएट कर रहे हो तो मैं उतना फेवर नहीं करता। तो मेरे को दो लोग बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम, और भी हैं बहुत सारे लोग लेकिन हाल फिलहाल में मैं उन्हीं दो लोगों का नाम दे रहा हूं मैं। एक तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम, ये तो फिर अब्दुल कलाम साहब का नाम। तो अगर इन दोनों को अगर आप अपना रोल मॉडल बनाओगे तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और लाइफ में कितना भी डाउनफॉल आएगा आपको हमेशा एक उम्मीद रहेगी कि हाँ आगे बढ़ना है। ठीक है। ठीक है सर। इसको लिख लो सिलेबस को, अब हम आगे चलेंगे। देखो मेरे को जो जानकारी देना था मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग दे दिया। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम निकालना है और बेस्ट परफॉर्म करना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। और मेरे बारे में भी जानकारी मिल गई आप लोग को। जी सर। और जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ये है सर आप पढ़ाओगे कैसे, सिलेबस कैसे कवर करोगे, न्यूमेरिकल कैसे कराओगे, ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन का तो ठीक रहेगा। सिलेबस लिख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा हम ब्लैंक कॉपी बनाएं क्योंकि हमें मल्टीपल सर्किट्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। जी सर। मैं एडवाइस देता हूँ, मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ, मुझे मल्टीपल कलर का पेन चाहिए होगा क्योंकि बहुत कुछ हाईलाइट करना होगा। ब्लैंक कॉपी चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज पहले से पता है
तो पेशेंस रखिएगा, जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तब आप फिर वहां पे आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कीजिएगा या मैनिफेस्ट कीजिएगा। यहां तक लिखना हो गया? जी सर। हम्म। एएम का फुल फॉर्म क्या है, एफएम का फुल फॉर्म क्या है, पीएम का फुल फॉर्म क्या है, आपको पढ़ा दिया जाएगा, पैनिक मत करो। नेक्स्ट वन, इधर देखिए। आपके सिलेबस में इन सबको पढ़ने के लिए, मत बात करो और आवाज मत करो प्लीज। एनी नोटिफिकेशंस वी गॉट? हम्म। इन सबको पढ़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है? पैसिव एलिमेंट्स की। पैसिव एलिमेंट आरएलसी है, वो पढ़ना पड़ेगा। और इनको पढ़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आए। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, और एक नहीं, कई न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये डिफॉल्ट हर जगह पे मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज आप डायोड, जेनेट डायोड, आपके सिलेबस पे नहीं मेंशन किया, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन ए कॉमन वे और जनरल सेंस। डायोड, जेनेट डायोड, फेट, मॉसफेट, बीजेटी, क्लिपर, क्लैंपर, ऑसिलेटर, आप कुछ भी पढ़ो, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर मॉसफेट और डायोड भी क्वेश्चन आते हैं सर पीएससी में। क्या बेटा? मॉसफेट और डायोड उससे भी क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है, तो वो भी हम करा देंगे, आप बस मेंशन कर लेना। लेकिन पॉइंट ये है कि बेसिक्स पढ़ाने के बाद मैं बेसिक को बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने एक बार आपको ये पढ़ा दिया, तो इसमें वापस पुल डाउन मत करना मुझे, ठीक है? ओके सर। और बस पॉइंट ये कि ओम्स लॉ पढ़ चुके हो, कुछ नया ओम्स लॉ नहीं पढ़ा दूंगा मैं। किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके हो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, दैट्स केसीएल, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो, दैट्स केबल। तो ट्राई करेंगे हम इस टॉपिक पे बहुत सारा टाइम स्पेंड ना करें, वरना होगा क्या पता है, फिर इसी टॉपिक पे हम रह जाएंगे, हम फिर इधर नहीं जा पाएंगे। आप कह रहे हो मॉसफेट, राइट? यस सर। हाँ, तो मैं मॉसफेट फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ाऊंगा, और ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ना है हमको, लाइक कि सर न्यूमेरिकल आए तो मैं घबराऊं ना, और ट्रेपिडेशन जैसा फील ना करूं, और डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लूं। और अगर मैं कुछ चीजों को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि यार मॉसफेट का इनपुट इंपेडेंस बहुत ज्यादा होता है, तो क्लास में अगर मुझे साबित करने को बोलोगे तो मैं साबित बिल्कुल कर लूंगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन अगर आप प्रूव करने को कह दोगे तो फिर हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब जिस थ्योरेटिकल पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो लिखा दूंगा, बट एक्सेप्टेंस चाहिए होगा आपको कि हाँ सर होता है। अगर आप वहां पे पीएचडी या रिसर्च करने लगोगे तो फिर सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम होना बहुत मुश्किल जाएगा। क्योंकि ये जितने भी लॉ है, जैसे ये ओम्स लॉ है और ये किरचॉफ्स लॉ है, आप इसको पढ़ते रहो जिंदगी भर, खत्म नहीं होगा कभी भी। समझ में आ गई सही। बात? यस सर। जैसे न्यूटन्स लॉ आप लोग पढ़ लेते हो और फिर बोलते हो हमें आता है, हमें आता है। यार, टीचर लोग सीख रहे हैं, तुम लोग को आता है, बड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है सर। हाँ। उसमें कितने लोग पीएचडी कर रहे होंगे उस पूरे लॉ के एक सर्टेन सेगमेंट को लेकर। तो अगर कोई ये कहता है मुझे ओम्स लॉ आता है, तो मैं पहले देखकर उस बोलता हाँ हाँ कर ले पहले। कैसे कह सकता है कोई लॉ आता है? अरे उस लॉ की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्न हो रहा है, पूरी दुनिया गवर्न हो रही है। आप उसको पढ़ लोगे 4 क्लास में। ओम्स लॉ अगर किसी से पूछोगे ना तो कहता है V = R × I। अरे वो एक सेगमेंट है छोटा सा। चलें अभी आगे। यस सर। लिखो।